जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 12 की जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। उसको देखते हैं। अल्फोंस डॉटेट 1840 to 1897 वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंस डॉटी हैं, ऑथर हैं इसके, वो 1840 से लेकर के 1897 तक जिंदा रहे थे, मतलब लगभग 57 ईयर्स तक रहे थे। कह रहा है कि वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थी, फ्रेंच भाषा में नॉवेल को लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। कह रहा है द लास्ट लेसन, जो ये लेसन है ना जिसका नाम है लास्ट लेसन, इज सेट, वो एक सेट है in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871। 1870 से 1871 तक जो फ्रैंको प्रशियन वॉर चला था, युद्ध चला था, उस समय का एक सेट, मतलब उस सेट में कई कहानियां लिखी गई थी उस समय के दौरान। उसी सेट में से, उस कहानियों के सेट में से ये भी एक कहानी है। कह रहा इन विच, जिस युद्ध में फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क, ये लीड का सेकंड फॉर्म है। कह रहा है कि फ्रांस को हरा दिया गया था प्रशिया के द्वारा, यानी प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। और जो युद्ध ना लीड किया जा रहा था किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क एक नाम है आदमी का, जो एक सेनापति, आप लीडर समझ सकते हो, उसने लीड किया था इस युद्ध को। कह रहा है जब युद्ध हो गया ना तो प्रशिया देन कॉन्सिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। कह रहा है कि आजकल जो नेशंस हैं, मतलब पार्ट हैं किसके? जर्मनी के, जिसमें पोलैंड है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया है, इन सब जगहों को कॉन्सिस्ट कर लिया था, अपने आप में मिला लिया था प्रशिया ने उस टाइम। कह रहा है प्रशिया ने जीत के बाद, युद्ध जीतने के बाद, इन सब सारी जगहों को अपने अंदर मिला लिया था, समाहित कर लिया था, कॉन्सिस्ट कर लिया था अपना अधिकार जमाने के लिए, क्योंकि वो उसको जीत चुका था। आजकल ये पार्ट जर्मनी के हैं ना। कह रहा इन द स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरिन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस स्टोरी में अल्सास और लॉरिन दो जगह का नाम है, दो पार्ट का नाम है, बड़े डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जो कहाँ के हैं? फ्रेंच के हैं। और कह रहा है कि ये प्रशियन हैंड्स में चले गए थे, मतलब प्रशिया के लोगों ने इस पर राज करने के लिए, मतलब घोषणा पत्र दे दिया था कि मैं इस पे राज करूंगा, तो उनके हाथ में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। आपको इस कहानी को पढ़ के ये पता लगाना है कि उस समय इस युद्ध पे, इस युद्ध का असर, इस युद्ध में प्रशिया ने जीता तो प्रशिया का असर स्कूल पे कैसे पड़ा, स्कूल पे इनका प्रभाव कैसे पड़ा, है ना। तो डायरेक्टली लेसन को पढ़ते हैं। देखो आई इसमें कौन है? एक लड़का है जिसका नाम क्या है ना, उसका नाम है फ्रेंच, है ना। फ्रेंच उसका नाम है, जिसने अपनी कहानी को इसमें दर्शाया है, और इस कहानी को लिखा गया है किसके द्वारा? अल्फोंस डॉटेट के द्वारा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। कह रहा है कि मैं उस दिन स्कूल थोड़ा लेट से स्टार्ट किया था, है ना, मतलब जो अदर डेज में जाता था उससे ज़्यादा लेट में मैंने स्कूल को स्टार्ट कर दिया था सुबह में। और ग्रेट ड्रेड, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था, ड्रेड था स्कोल्डिंग का, डांटे जाने का। मतलब मैं उस दिन बहुत डरा हुआ था कि मुझे आज डांटा जाएगा, मुझे बहुत डांट पड़ेगी आज। क्यों? स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। देम माने पार्टिसिपल्स। कह रहा है कि स्पेशली जो हमारे टीचर थे ना, एम हेमिल जो टीचर थे, उन्होंने कह दिया था कि वो क्वेश्चन करने वाले हैं पार्टिसिपल के ऊपर, और मैं तो पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान था। अब देखो, कह रहा है कि फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। थोड़ी देर के लिए मैंने ये सोचा ना कि मैं रन अवे कर जाता हूँ, दूर भाग जाता हूँ और अपने टाइम को बिता देता हूँ आउट ऑफ द डोर्स, मतलब दरवाजे से बाहर। दरवाजा माने स्कूल से बाहर मैंने सोचा कि अपने टाइम को बिता देता हूँ, क्योंकि अब स्कूल में जाऊँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मैं परेशान हो जाऊँगा। कह रहा इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत गर्मी का दिन था और ब्राइट डे था। ब्राइट डे का मतलब सूर्य बहुत तेज चमक रहा था, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो चिड़ियाएं थी ना, वो जो वुड्स था, जंगल था, उसके एज पे, किनारों पे बहुत चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, जो सॉमिल थे जहां लकड़ी को काटा वाटा जाता है, उसके बैक में, पीछे में जो फील्ड था, मैदान था, उसके ओपन में क्या हो रहा था? द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब युद्ध का अभ्यास, है ना। जो हमारे सोल्जर्स जो करते हैं एक्सरसाइज, उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं।
अब देखो कह रहा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये जो सारी चीजें थी ना, चिड़ियों का चहचहाना, उनका ड्रिलिंग करना, सो ब्राइट डे होना, ये सारी चीजें बहुत ही टेम्पटिंग थी, लुभावनी थी, लालच देने वाली थी देन द रूल फॉर पार्टिसिपल के रूल को बताने की अपेक्षा। मतलब मैं स्कूल में जाता, पार्टिसिपल के रूल को बताता, डांटा जाता, मुझे पता नहीं था, इन सबसे ज्यादा सही टेम्पटिंग मुझे यही लग रहा था कि मैं बाहर चला जाऊं और अपने समय को बिता दूं। लेकिन फिर क्या कह रहा है, कह रहा है बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। कह रहा है मेरे पास अपने आप को रेसिस्ट करने की क्षमता थी, स्ट्रेंथ थी, मैं अपनी इच्छाओं को रेसिस्ट कर लिया, दबा लिया और स्कूल जाने के बारे में सोचा, न कि बाहर जाने के बारे में सोचा। कह रहा है when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, एक जगह का नाम है, टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था ना, तो एक बहुत ही बड़ी भीड़ लगी हुई थी वहां पे। कहां पर? बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग जमा हुए थे। बुलेटिन बोर्ड क्या है? पहले जब कोई भी खबर वगैरह देना होता था तो एक पर्टिकुलर जगह बना दिया जाता था, जैसे स्कूल वगैरह में बोर्ड्स बनाए जाते हैं और उस पर हम शो कर देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, तो उसी तरह से एक बुलेटिन बोर्ड भी होता था जहाँ पे जो पुराने सैनिक वगैरह होते थे, पुराने जो विदेशी वगैरह होते थे, उस पर शो कर देते थे ताकि लोग समझ जाते, जैसे चस्पा करना कहते हैं, तो उसे लोग समझ जाते थे, उसे बुलेटिन बोर्ड कहा गया है। वैसे आप समझ सकते हो जहाँ से समाचार हमें मिलते हैं वो बुलेटिन बोर्ड है। कह रहा है कि फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से ना, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। मेरे सारे के सारे जो बैड न्यूज थे ना वो वहीं से आ रहे थे, बुलेटिन बोर्ड से ही सारे बैड न्यूज आ रहे थे। बैड न्यूज कौन कौन से हैं जरा ये भी देख लो। द लॉस्ट बैटल्स, कि हम लोग युद्ध को हार गए, ये न्यूज कि हम युद्ध को हार गए। द ड्राफ्ट वाले जो न्यूज आते थे वो भी वहीं से आते थे। ड्राफ्ट क्या होते थे? द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर की ऑर्डर्स। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, जब कोई भी देश, कोई भी एक पार्ट ऑफ कंट्री जब किसी पर राज करने लगता था ना, तो वहां के लोगों से जबरदस्ती का ड्यूटी करवाता था कि नहीं तुम्हें इस क्षेत्र में काम करना है, भले तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें करना है। तो जिस पत्र में उस सारी इंफॉर्मेशन को लिख के भेजते थे कि इस आदमी को इस डेट को आके ज्वाइन करना ही करना है, तो उस चीज को ड्राफ्ट कहा गया है। ये लोग चाहते नहीं थे करना और वो जबरदस्ती करवाते थे, इसलिए ये बैड न्यूज के अंदर है ना। तो ये क्या है कि इसके सारे के सारे बैड न्यूज वहीं से आते थे। तो अभी इस क्या सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं कोई और भी बैड न्यूज आने वाला है। तो देखो कह रहा है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और ये सब देखते हुए मैंने अपने आप से सोचा ना, क्या सोचा? विदाउट स्टॉपिंग, सोच रुक नहीं रहा था मैं। What can be the matter now? अब क्या मैटर हो सकता है? इतने सारे बैड न्यूज तो आ गए, लेकिन अब क्या बैड न्यूज हो सकता है? ये मैं चलते चलते सोच रहा था अपने आप से, मैं रुक नहीं रहा था क्योंकि मुझे पहुंचना था स्कूल। आगे देख लो। कह रहा है कि दिन तभी क्या हुआ ना, एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जब मैं उतना तेज चल रहा था जितना तेज मैं चल सकता था, अपनी क्षमता जितनी थी मैं उतना तेज चल रहा था ना, तभी ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, एक लुहार थे ब्लैक स्मिथ थे जिनका नाम क्या था? वॉक्टर था। कभी कभी एक नंबर में पूछता है। वॉक्टर थे, वो वहीं पर थे, बुलेटिन बोर्ड पे थे, अपने अप्रेंटिस के साथ, मतलब अपने सहयोगियों के साथ थे, जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे उनके साथ वो बुलेटिन बोर्ड पे ही थे और रीडिंग द बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कार्ड आफ्टर मी, उन्होंने पुकारा, उन्होंने आवाज लगाया मेरे पीछे से, क्या कहा? कार डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कहा कि बहुत तेज जाने की जरूरत नहीं है बच्चे, तुम्हें बहुत ज्यादा, प्लेंटी माने एबंडेंट माने प्रचुर, एनफ, तुम्हें प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा। देखो यहाँ पर ना एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा है ना। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो आज बहुत टाइम मिलने वाला है, तुम आराम से ही जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड मिस्टर एम हैवेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मुझे लगा कि वो मेकिंग फन कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे से, और मैं कहाँ पहुंच गया? हमारे जो एम हैवेल गुरुजी थे उनके लिटिल गार्डन तक मैं पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफना, बहुत ज्यादा सांस जल्दी जल्दी लेना। मैं इतना तेज गया था कि मैं हाँफ रहा था। कह रहा है कि यूजुअली अक्सर क्या होता था ना, व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल, जब भी स्कूल स्टार्ट होती थी ना तो ग्रेट बसल होती थी। बसल माने कोलाहल, बहुत तेज हल्ला को बसल कहते हैं।
अक्सर जब स्कूल स्टार्ट होता था तो ग्रेट बसल सुनाई देती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बसल, जो तेज कोलाहल सुनी जा सकती थी गलियों से बाहर। इतनी तेज आवाज आती थी कि गलियों से बाहर तक लोग सुन लेते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिशन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कह रहा है ना कि किसकी आवाज होती थी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने बंद करने की आवाज, लेसन को रिपीट करने की एक साथ, यूनिशन माने एक साथ लेसन को रिपीट करने की आवाज इतनी लाउड होती थी ना कि विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, किसी चीज को थोड़ा बेटर तरीके में समझने के लिए ना हमको हमारे हाथ कान पे रखने पड़ जाते थे। इतनी तेज आवाज आती थी कि हमको हमारे कान हाथ पे रखने पड़ जाते थे। लेकिन अच्छा, और एक आवाज आती थी, टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रूलर माने डंडा, ग्रेट माने बड़ा सा। कह रहा है कि टीचर का एक बड़ा सा डंडा भी होता था जो रैपिंग किया जाता था, माने बहुत तेज पटका जाता था टेबल के ऊपर। ये आवाजें भी अक्सर उस पर आती थी। लेकिन क्या हुआ ना, फ्रेंच बता रहा है कि बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी अभी तो सब कुछ बड़ा ही शांत था। देखो, स्टिल का मतलब वो शांत होता है ना जो एकदम पैसिव हो जाता है, मतलब लगता है उसमें जान नहीं है, वो मर चुका है, वो निगेटिव हो चुका है। यहाँ के लिए स्टिल का यूज करते हैं ना। कह रहा है कि अब सबका सब शांत था, लग रहा था किसी में कोई जान ही नहीं बच गई है। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा किया था। काउंटेड, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। कह रहा है कि मैंने अपने आप पर ही भरोसा किया था कि जो कोमोशन है ना, कोमोशन माने हल्ला। कह रहा है कि मैंने हल्ला पर खुद से ये विश्वास किया था कि मैं गेट कर लूंगा अपना डेस्क, अपना जगह पा लूंगा विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे। मतलब मुझे ये विश्वास था कि जितना हल्ला होता है ना, इस हल्ले में मैं बिना दिखे अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई देखेगा नहीं, कोई वॉच नहीं करेगा। मैंने ये सोचा था हर दिन के अनुसार। लेकिन आज तो कुछ दूसरा ही हो गया। कह रहा है ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कह रहा है कि मैं तो इतना सोच लिया था कि मुझे कोई देखेगा नहीं, लेकिन उस दिन इतनी क्वाइटनेस थी वहां पे, इतनी शांति दिखाई दे रही थी जितना संडे मॉर्निंग में होता है। सारे बच्चे, सारे लोग इस तरह से शांत थे जितना संडे मॉर्निंग स्कूल के लिए सबसे ज्यादा शांतमय दिन होता है ना। जानते हो कि वहां कोई स्टूडेंट तो आता नहीं है संडे को। वही कह रहा है। कह रहा है कि थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने विंडो से देखा कि हमारे जितने भी क्लासमेट्स थे ना, वो ऑलरेडी अपनी जगह बैठे हुए थे, पहले से अपनी जगह बैठे थे। मतलब क्या है कि पहले टीचर्स आते थे तो डर के मारे बच्चे जाके बैठते थे, आज अपने मन से सबने सब अपना जगह ले लिया था। कह रहा है कि एंड मिस्टर एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो हमारे टीचर थे ना वो अप एंड डाउन टहल रहे थे, मतलब इधर उधर टहल रहे थे। सारे बच्चे अपनी जगह पे बैठे हुए थे। और कह रहा है कि अप डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के तले, बाहों तले दबा करके उस डंडे को इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाजे को खुद से खोलना पड़ा, मतलब मैं खुद से दरवाजा को खोला। रोज दरवाजा खुला रहता था, आज मैंने दरवाजा खुद खोला और मैं सबके सामने से वहां पर गया। कह रहा है कि गो इन बिफोर एवरीबडी, मैं सबके सामने से गया। सबके सामने से जाने का सेंस क्या है, मतलब सब मुझे देख रहे थे। अब फ्रेंड आपसे कह रहा है, रीडर से कह रहा है कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। कह रहा है कि तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश्ड फील कर रहा था, कितना लज्जित था मैं, कितना असेम्ड था, कितनी लज्जा मुझे आ रही थी और कितना ज्यादा मैं डरा हुआ था। मैं जो फील कर रहा था तुम सोच सकते हो मेरी फीलिंग। लेकिन क्या हुआ, कह रहा है मैं तो इतना सब सोच रहा था बट नथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जो मैं सोच रहा था। एम हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमिल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, ए लिटिल फ्रेंच, तुम अपनी जगह पे जल्दी से चली जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, मतलब क्लास को हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम जाके अपनी जगह बैठ जाओ। अब बताओ, कोई इतना खतरनाक टीचर हो और वो इस तरीके से बात कर रहा हो तो ये सोच के बड़ा अजीब तो लगेगा ही ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये ऐसे बोल रहे हैं।
तो देखो कह रहा है कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूद गया और जल्दी से जाकर के अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी मैं अपने डर पर थोड़ा सा ही काबू, मतलब अ लिटिल ओवर, थोड़ा सा ही काबू पाया था, मतलब अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, तभी क्या हुआ अचानक से, कह रहा है डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अभी मेरा डर थोड़ा थोड़ा सा कम हो ही रहा था। ओवर होने का मतलब देखो, ओवरकम का मतलब होता है ना कि जीत जाना किसी चीज को, उस पर काबू पा लेना। अभी मैं अपने डर पे थोड़ा सा काबू पा ही रहा था, तभी मैंने देखा कि जो हमारे टीचर थे ना, वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में आए हुए थे। मतलब वो ग्रीन कोट ब्यूटीफुल इसलिए कहा गया है कि एक फॉर्मल जगह पे, एक स्कूल में कोई ग्रीन कोट और सुंदर सा कोट तो पहन के आएगा नहीं, फॉर्मल में पहनेगा हर चीज, लेकिन आज वो ये पहने हुए थे। और क्या, और देखो कह रहा है कि हिज फ्रिल्ड, उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट थी ना, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब थोड़ा डिजाइनिंग शर्ट समझ सकते हो, है ना, जिसपे फीता उता लगा रहता है, बाद उठ के आते हैं लोग, ये सब देखो लगा हुआ है। कह रहा है कि उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट थी ना, कह रहा उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट थी एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, वो अपने फ्रिल्ड शर्ट पहन के आए थे, ग्रीन कलर का कोट पहन के आए थे ब्यूटीफुल वाला, और एक छोटी सी ब्लैक कलर की जो कैप थी सिल्क की, वो पहन के आए हुए थे। अब जो सिल्क होती है, देखो ये वाली सिल्क की जो ब्लैक कलर की जो क्या कहते हैं कैप है, ये तो कोई टीचर पहन के नहीं आता है स्कूल में ना, लेकिन ये पहन के आए थे। और कह रहा है कि ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडर्ड की हुई थी वो, क्या कहते हैं जो टोपी थी, तो एम्ब्रॉयडरी वाली तो कोई टोपी पहन के आएगा नहीं। और कह रहा है कि दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, कह रहा है कि वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट के अलावा ऑन इंस्पेक्शन इन प्राइस डेज, जब प्राइस देने का समय आता था स्कूल में तब, और जब इंस्पेक्शंस होते थे, कोई जांच पड़ताल स्कूल में होती थी, तभी वो ये पहन के आते थे, इसके अलावा कभी नहीं पहनते थे। लेकिन आज न जांच थी न कोई प्राइस डे था, फिर भी वो पहन के आए हुए थे। कह रहा है बिसाइड्स, और इसके अलावा ना, कह रहा है कि द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा स्कूल बड़ा ही अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था, एंड सोलेम, और सोलेम का मतलब होता है, सोलेम का मतलब पवित्र और गंभीर दोनों होता है, स्कूल बड़ा ही गंभीर दिखाई दे रहा था आज। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन वो चीज मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज कर दी यह देख करके, क्या मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि पीछे वाले जो बेंच हमेशा खाली रहा करते थे ना, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, हम लोगों के जैसे गांव के लोग वहां पर बैठे हुए थे। उसमें कौन कौन था, कह रहा ओल्ड हॉशर थे, ये नाम है, एक वृद्ध हो गए थे जो हॉशर थे वो थे, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कॉर्नर वाली हैट पहन के बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर थे, यानी पुराने जो मेयर थे वहां के वो भी थे। कह रहा है कि द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, यानी जो हमारे पहले पोस्ट मास्टर रह चुके थे वो भी वहां पर आकर के बैठे हुए थे ना, आ देख लो। आई कह रहा है कि एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। कह रहा है कि एवरीबडी लुक्ड सैड, हर लोग बड़े ही सैड दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमियर, कह रहा है कि हॉसर जो थे ना वो ले करके आए थे एक ओल्ड प्रीमियर। देखो प्रीमियर का मतलब होता है वह किताब जो किसी चीज को सीखने के लिए पहले यूज करते हैं। जैसे मान लो हिंदी या इंग्लिश सीखने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल हम करते हैं, बड़ा बड़ा सा अ आ ई लिखा रहता है या बड़ा बड़ा सा ए बी सी डी लिखा रहता है, उसे प्रीमियर बुक कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए स्टार्टिंग में जो बुक यूज होती है वो प्रीमियर तो होती है ना। अब सोचिए ये ओल्ड हॉसर थे, इतना उम्र हो गया था और ये बच्चों वाली किताब लेकर के आए थे और कह रहा है कि थम्ड एट द एजेस, उन्होंने अपने अंगूठे को किताब के किनारों पे रखा, जैसे ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, है ना। और एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर इस किताब को होल्ड किया हुआ था, रखा हुआ था, है ना। उन्होंने किताब को अपने घुटनों पे रखा हुआ था, उसकी किनारों पर अपने थंब को लगाया हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइन अक्रॉस द पेजेस, अपने बड़े बड़े चश्मों से हो करके और पेजेस को वो देख रहे थे। यानी छोटी सी वो पुरानी बुक को जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, ओल्ड हॉसर देख रहे थे उसको।
आई कह रहा है कि while I was wondering about it all, जब मैं इन सब सारी चीजों को आश्चर्य से देख रहा था ना, तभी क्या हुआ, एम हैमिल माउंटेड ही चेयर, हमारे गुरुजी ने अपने चेयर को माउंट किया, घुमाया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी एकदम सेम गंभीर और जेंटल टोन में, बड़े प्यार से जो उन्होंने मेरे लिए यूज किया था थोड़ी देर पहले, कहा। क्या कहा माई चिल्ड्रेन, हमारे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज जो मैं लेसन आपको देने वाला हूं वो हमारा लास्ट लेसन होने वाला है। और कह रहा है कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है, कह रहा है कि ये ऑर्डर बर्लिन से आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि यहाँ के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, मतलब फ्रांस के स्कूल में जर्मनी की चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये ऑर्डर आ चुका है ना। आगे कह रहे हैं कि देखो अल्सास और लॉरेन में पढ़ाया जाएगा, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यहाँ कम्स लिखा है लेकिन वो फ्यूचर में पढ़ेंगे, अगला टीचर जो आपका नया मास्टर होगा वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा, मतलब आज का दिन फ्रेंच भाषा के लिए, फ्रेंच कल्चर के लिए लास्ट होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक इस चीज को सुने और पढ़े, अटेंटिवली इस चीज को लें, आज तो लास्ट है तो कम से कम अंत भला हो जाए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को बड़े आराम से सुनेंगे। अब देखो, जब इतना बात वो कहते हैं तो अब फ्रेंच को कैसा लगता है, वो अपनी फीलिंग बता रहा है, कह रहे कि व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वो वर्ड जो उन्होंने कहा था, कितने बड़े थंडर क्लैप दिखाई दे रहे थे वो वर्ड मुझे, जब उन्होंने ये बात कहा कि आज ये लास्ट होगा तो वर्ड मुझे थंडर क्लैप दिखाई दे रहे थे। देखो यहाँ पर ना पूरा ऑक्सीमोरन है, अभी तुमको हम समझा रहे हैं। अभी आपने पढ़ा कि वो बड़े जेंटल टोन में बात कह रहे थे कि आज का ये लास्ट डे है, आज आप अटेंटिवली सुन लो, पढ़ लो, लेकिन इसको ये वर्ड थंडर क्लैप का मतलब वज्रघोष होता है, पूरे दम लगा के जो आवाज अनाउंसमेंट की जाती है उसे थंडर क्लैप कहते हैं, मतलब एक वज्रघोष, हिंदी में समझ लो वज्रघोष कहते हैं। तो बड़ी प्यार से बोली हुई आवाज अगर किसी को वज्रघोष लग रही है, इसका मतलब बोला प्यार से, लग रही है क्या, वज्रघोष, यानी यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, एक दूसरे के उल्टा दोनों हैं। तो देखो कह रहा है कि ये जो वर्ड्स थी मुझे बिल्कुल थंडर क्लैप लग रहे थे। ओह द रचेस, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, दैट वॉज वॉट दी हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा ये वही चीज है जो सारे के सारे लोग टाउन हॉल पे पुटअप कर रहे थे, मतलब धारण किए हुए थे, देख रहे थे, उसको समझ रहे थे। यही वो बात थी जो अभी एम हेमिल बता रहे हैं, शायद यही चीज बुलेटिन बोर्ड पे सारे लोग वहां पर पढ़ रहे थे, इसीलिए गैदर हुए थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात सही है। कह रहे माई लास्ट फ्रेंच लेसन, बताओ आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। देखो सारा आश्चर्य में कह रहा है कि मैं तो मुश्किल से ये बात जानता हूं कि लिखा कैसे जाता है, मतलब मैं लिखना भी नहीं जानता हूं, मैंने लिखना तक नहीं सीखा है, और बताओ मेरा ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है, अब क्या करूंगा मैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो कुछ ज्यादा कभी पढ़ा ही नहीं, मैं तो लगभग कुछ नहीं पढ़ा इसके पहले। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे तभी रुक जाना चाहिए था। देन कह रहा है ना, मुझे तभी रुक जाना चाहिए था, कि तभी मतलब क्या है, जब ये जानबूझ करके गलती कर रहा था, नहीं पढ़ रहा था, अपने समय को कहीं और लगा रहा था, वही कह रहा है कि मुझे तभी रुक जाना चाहिए था और मुझे पढ़ना चाहिए था, बट मैंने पढ़ा नहीं। कह रहा है कि ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कितना अधिक मुझे दुख हो रहा था कि मैंने अपने लेसन को नहीं पढ़ा था। किस लिए नहीं पढ़ा था? फॉर सीकिंग द बर्ड्स एग्स, मैं चिड़ियाओं के अंडों को ढूंढता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं सार नदी में स्लाइडिंग के लिए चला जाता था। जब पढ़ने का टाइम होता था, उस पढ़ने के बजाय मैं चिड़ियाओं के अंडों को ढूंढता था कि चिड़ियाएं अंडा कहाँ दी हैं, और मैं स्लाइडिंग करने चला जाता था। सार एक नदी का नाम है जो वहां पे बहती है। कह रहा है सार नदी में मैं स्लाइडिंग करने चला जाता था। माई बुक्स, मेरी जो किताबें हैं ना, कह रहा है कि दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजियंस, जो मेरी किताबें थी पहले रियल में मुझे न्यूजियंस मतलब भद्दी लगती थी, मतलब उबाऊ लगती थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं चाहता नहीं था उनको छूना तक।
है ना। वाइल अगो, थोड़ी ही देर पहले, मतलब एम हेमेल की बात कहने से थोड़ी देर पहले मैं किताबों से बड़ा ही नफरत करता था, अच्छी नहीं लगती थी, सो हैवी लगती थी, मुझे भारी लगती थी कैरी करने के लिए, मुझे लगता था कि मैं उन्हें ढो नहीं पाऊंगा, बड़ी भारी लगती हैं वो। कह रहा है कि माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की, संतों की जो किताब थी, बड़ी भारी लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मुझे वो अपनी ओल्ड फ्रेंड लगने लगी जिन्हें मैं अब गिव अप नहीं कर सकता था, छोड़ नहीं सकता था, त्याग नहीं सकता था। मतलब क्या है, कह रहा है कि पहले जब मुझे नहीं पढ़ने का मन था ना, तो वही किताबें मुझे भारी लगती थी, न्यूजियंस लगती थी, मतलब बेकार घटिया लगती थी। लेकिन जैसे मैंने ये बात सुना कि अब वो चीज़ मेरे पास नहीं रहने वाली है, तब मुझे उसकी कीमत का एहसास हुआ और वो सारी चीज़ें मेरी ओल्ड फ्रेंड लगने लगी जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। अपना कोई ओल्ड फ्रेंड रहता है तो ओल्ड जब हो ही गया है, इतने दिन तुम्हारे साथ रह के, तो साथ नहीं छोड़ सकता है उससे, तो अब वो मुझे ओल्ड फ्रेंड लगने लग गई थी। आगे देख लो, कह रहा है कि एंड एम हेमेल टू, और साथ ही जो एम हेमेल भी मुझे बड़े न्यूजियंस लगते थे, उनके बारे में ही मैंने ऐसा सोचा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह आइडिया कि वह अब दूर चले जाएंगे हम लोगों से, दैट आई शुड नेवर सी हिम, अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, इस चीज ने सब कुछ फॉरगेट कर दिया उनके रूलर के बारे में, डंडे के बारे में, एंड वो कितने क्रैंकी थे, कितने गुस्सैल थे, इस बात को भुला दिया इस बात ने। कह रहा है कि मुझे जो किताबें गंदी लगती थी वो मुझे ओल्ड फ्रेंड लगने लगी, अब जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। साथ ही एम हेमेल कितने क्रैंकी थे, उनका डंडा कितना खतरनाक था, वो लोगों को मारते थे, बच्चे परेशान रहते थे, ये सब सारी चीजें भी मैं भूल गया, मैं उनको भी अब छोड़ नहीं सकता था। और मैं क्या सोच रहा था उनके बारे में, पुअर मैन, बेचारे हमारे टीचर, इट वॉज इन हिज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कह रहा है कि यह उनका ऑनर था, उनका सम्मान था, वो सम्मान देने के लिए हमारे लास्ट लेसन को आए हुए थे, इसी की वजह से उन्होंने पहन रखा था अपना फाइन संडे क्लॉथ, मतलब इतना सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस वगैरह जो वो पहने हुए थे, वो हमारे इस लास्ट लेसन को ऑनर करने के लिए आए थे। अब मुझे पता चला बेचारे हमारे टीचर। अब देखो, कह रहा है कि नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ पाया उस चीज को कि वो क्यों पहन के आए थे और पुराने लोग जो पीछे बैठे हुए थे वो क्यों बैठे हुए थे, अब मुझे ये बात समझ में आया। कह रहा है कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, हमारी उस क्लासरूम के बैक में लास्ट में वो हमारे गांव के लोग क्यों बैठे थे, अब मुझे समझ में आया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो बड़े ही दुखी थे उस दिन, बहुत ज्यादा दुखी थे, दैट, क्योंकि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो लोग भी बहुत ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। अपने समय में उन लोगों ने स्कूल को ही बहुत ज्यादा ड्रॉप किया था, शायद वो इसीलिए दुखी थे और आकर के बैठे थे कि आज लास्ट लेसन है तो हम उसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ हिज फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। कह रहा है ना कि जो लोग आए थे ना, वो उनका एक तरीका था हमारे मास्टर को थैंकिंग करने का, क्योंकि उन्होंने 40 साल अपना बिल्कुल विश्वासी फेथफुल सर्विस दिया था, लॉयल सर्विस दिया था, और ये उनके शो करने का तरीका था, जो लोग बैठे हुए थे उनके रिस्पेक्ट को शो करने का तरीका था, है ना, फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, अपने उस कंट्री को जो अब उनकी नहीं रह गई थी, जो कंट्री अब उनकी नहीं बच गई थी, उस कंट्री को, उस कंट्री के कल्चर को ऑनर करने का, रिस्पेक्ट करने का एक तरीका था। साथ ही हमारे मास्टर को, हमारे टीचर को थैंकिंग करने का वो एक तरीका था, क्योंकि उन्होंने 40 साल एक ही जगह पे फेथफुल सर्विस दे रखा था। कह रहा है कि व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब सारी चीजों के बारे में सोच रहा था ना, तभी आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मुझे सुनाई दिया कि मेरा नाम पुकारा गया, यानी टीचर ने मेरा नाम बुलाया। अब देखो अपनी फीलिंग बता रहा है, कह रहा है कि इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अब ये जो मेरी बारी थी रिसाइट करने की, सुनाने की, वो पार्टिसिपल के रूल को सुनाने की, अभी मेरी बारी थी। कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी
able to say that the dreadful rule for participle। कह रहा है कि what would I not have given to be able। कह रहा है कि मैं क्या नहीं दे दिया होता, अपने आप से कल्पना कर रहा है। कह रहा है मैं कुछ भी, हर एक चीज दे दिया होता जिस चीज को देने की वजह से मैं एबल हो जाता, योग्य हो जाता इन अ ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल का खतरनाक रूल था, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, जिसे मैं बड़े लाउड और क्लियर तरीके सुना सकता था, और विदाउट मिस्टेक, बिना एक मिस्टेक के। देखो बड़ा सेंटेंस है, इसको समझना। कह रहा है कि मैं क्या नहीं दे दिया होता, मैं वो हर कुछ चीज दे दिया होता। आज मैं ये चीज सोच रहा हूं कि काश मैंने अपना हर एक टाइम, हर एक मोमेंट, हर एक सैक्रिफाइस कर दिया होता, जिससे कि मैं एबल हो पाता कि मैं इस ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल जो है, इनको मैं बड़े ही अच्छे तरीके से लाउड एंड क्लियर और विदाउट एनी मिस्टेक सुना देता। ये कल्पना अपने आप से कर रहा है, क्योंकि ये लास्ट डे है आज तो कम से कम मैं इसको अच्छे से सुना देता। क्यों नहीं मैंने इसके लिए अपना हर कुछ दे दिया, अपना हर एक चीज, हर एक कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। शायद मैंने नहीं किया, बहुत पछता रहा है। आई कह रहा है कि बट आई गॉट मिक्सड अप, इसके बदले में मैंने मिक्सअप कर दिया फर्स्ट वर्ड को ही, पहले वर्ड को ही मिक्सअप कर दिया, मतलब पहले वर्ड को ही गलत कर दिया। एंड स्टूड देयर, और वही खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डिस्क, अपने डिस्क को पकड़ के, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा धड़कन बहुत ही धड़क रहा था और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने सर को ऊपर कर पाऊं। लेकिन हुआ क्या, देखो कह रहा है कि आई हर्ड, मैंने ये बात सुना ना, एम हेमल से टू मी, उन्होंने मेरे से कहा। यहाँ पे सैड है लेकिन यहाँ पर आप से समझोगे क्योंकि आगे पास्ट में है। कहा कि आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, ए लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें खुद ही बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो हालात कैसे हैं, आज तुम खुद देखो हालात कैसे हो गए। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से क्या कहते हैं, वाह छोड़ो, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हम इस काम को टालते रहते हैं, कल कर लेंगे ये कहते रहते हैं। आई विल लर्न इट टुमारो, हर दिन हम यही कहते रहते हैं कि हम इसको कल सीख लेंगे, आज नहीं कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देख रहे हो हम कहाँ आकर के खड़े हो गए हैं, अब हालात हमें कहाँ लेकर के आए, अब तुम्हें पता चल रहा है ना। आह, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अल्सास के साथ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है आज तक। सी, देखो यहाँ पे किसी कंट्री को एज अ प्रोनाउन रिप्रेजेंट करने के लिए सी का यूज करते हैं। अगर कोई पूछे कंट्री, कोई देश, ये फीमेल है कि मेल है, मतलब ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है, तो हाँ फेमिनिन कहेंगे। तो देखो एक देश ऐसा है जिसको हम मेल कहते हैं, जो भी मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लेना। तो कह रहा है कि अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये हमेशा चीजों को पुट ऑफ करती रहती है, टालती रहती है टुमारो के लिए, अगले दिन के लिए। यह टालती रहती है मतलब यहाँ के लोग टालते रहते हैं ना, अगले दिन के लिए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग, अब यहाँ के लोग तुमको ये कहने का अधिकार भी खो दिए हैं, ये राइट खो दिए हैं तुमको कहने का। हाउ इज इट, देखो ये कैसे हालात आ गए हैं। यू प्रेटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रेंचमैन बनने का बहाना ही तो कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने ये कह दिया कि मैं एक इंडियन हूं, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन कल्चर आपके अंदर होना चाहिए, वहां की भाषा आपको आनी चाहिए, कम से कम भाषा तो आनी ही चाहिए। वही कह रहे हैं कि तुम एक फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो, दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्या बताओ, तुम न तो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो, न तो अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो, इतना तक भी तुम नहीं जानते हो, तो तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना ही तो करते हो। बट यू आर नॉट द ओस्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो, ये सब की सब तुम्हारी गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच मेरी बात को सुनो। कह रहा है कि वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कह रहा है कि हम सब ने एक ग्रेट डील किया हुआ है, हम सब एक ग्रेट डील किए हुए हैं। रिप्रोच का मतलब होता है पछताना, रिप्रोच का मतलब धिक्कार करना भी होता है, लेकिन कह रहा है कि इसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, रिप्रोच किया हुआ है, इस चीज को बढ़ावा दिया हुआ है। मतलब अगर तुम पढ़े नहीं हो, यहाँ के लोग पढ़े नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती एक की नहीं है, हम सबकी इसमें एक ग्रेट डील है।
हम खुद से हम लोगों ने ये काम किया हुआ है। कह रहा है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता ना कभी भी एंक्शस नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए, टू हैव देने के लिए, यू लर्न तुम्हें कुछ लर्निंग्स ज्ञान, मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा सीख लो, इसके बारे में कभी तुम्हारे माँ बाप ने चिंता नहीं किया है। आप देखो आई कह रहा है कि दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वो लोग हमेशा हमेशा से ये बात प्रेफर किए हैं, अधिक पसंद किए हैं कि तुम्हें रख दे कहां पर, वर्क करने के लिए एक फार्म माने खेत में, और एट द मिल्स या फिर मिल में काम करने के लिए। वो लोग हमेशा से ये प्रेफर किए हैं तुम पढ़ो नहीं, वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि तुम खेतों में काम करो, मिल में काम करो, सो ताकि एज टू हैव अ लिटिल मोर, ताकि थोड़ा सा और अधिक मनी वो लोग क्या कर सके, हैव कर सके, मतलब कमा सके। यानी उनकी जो मनी बैलेंस है ना वो थोड़ी सी बढ़ती रहे, इसलिए वो हमेशा से ये चाहे कि तुम खेतों में काम करते रहो। वो तुमको पढ़ने जाने के लिए कभी प्रेरित नहीं किए, इंस्पायर नहीं किए। कह रहे एंड आई, और मैं, जहां तक मेरा सवाल है ना, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर भी ब्लेम आना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने भी तुम्हें अपने फ्लावर में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया, लर्निंग योर लेसन के बदले में, तुम्हारे लेसन को, तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के बदले में मैंने उल्टा तुमको नहीं भेज दिया कि तुम जाओ खेतों में फूल जो लगे हुए हैं हमारे उनमें पानी दे करके आओ, तो मैंने भी तुमको कहीं ना कहीं उस चीज से डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दिया, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया। तो जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तब भी मैं तुमको छुट्टी दे देता था, पढ़ाता नहीं था, सीरियस नहीं था, और मैंने फूलों में पानी डालने के लिए तुमको छुट्टी दे दिया, पढ़ने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें हम, मैं, तुम, तुम्हारी फैमिली, यानी हम सब मिल करके इसमें भागीदारी निभाए हैं, रिप्रोच किए हुए हैं, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है केवल। आगे देख लो, कह रहा कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर उसके बाद एक के बाद एक बात वो कहते गए। हमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद एक बात वो कहते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो ये कह रहे थे कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो लैंग्वेज थी फ्रेंच ना, ये सबसे सुंदर, सबसे अच्छी भाषा है अब तक की, जहां तक मैंने जाना हुआ है ना। वो उसके बारे में अब केवल उसी की तारीफ करते चले जा रहे थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। जिससे वो अपने, जब हमारे पास से कोई चीज हटने लगती है ना, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज, मेरे लिए तो वही थी ना दुनिया की सबसे अच्छी चीज। वही वो कह रहे थे कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट, बहुत ही क्लियर भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, बड़ी ही लॉजिकल भाषा है, एक्चुअल बेस पे काम करने वाली है। दैट वी मस्ट गॉड इट, जिसे हमें क्या करना चाहिए, गॉड करना चाहिए, जिसका सम्मान करना चाहिए, जिसे बचा के रखना चाहिए, अमॉन्ग अस, हम लोगों के बीच। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी भाषा है, इतनी क्लियर है, इतनी लॉजिकल है, इतनी अच्छी है कि जिसका हमें सम्मान के साथ अपने पास प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हम हमारे बीच। कह रहे बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब एक आदमी ना इंस्लेव्ड हो जाता है, गुलाम हो जाता है, जब एक आदमी बेड़ियों में बच जाता है ना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो अगर वो पीपल इंस्लेव्ड हो गया है, तो जितने फास्ट तरीके से, फास्ट माने ग्रैब करना, अच्छी तरीके से पकड़ना, कह रहा है जितने अच्छे तरीके से उसने अपनी भाषाओं को होल्ड किया हुआ है ना, अपनी भाषाओं को, इट इज एज इफ दे हैड टू द की टू देयर प्रिजन, तो मानो कि उसने अपने उस प्रिजन से निकलने का की रख लिया है, भाषा रख लिया है। अब इसका मतलब जरा समझ लो, कह रहे कि अगर एक आदमी गुलाम हो जाता है ना, तो जितने अच्छी तरीके से उसने अपने संस्कृति को, अपने भाषाओं को होल्ड करके रखा हुआ है ना, समझ लो उतना ही जल्दी वो वहां से क्या हो जाएगा, उस प्रिजन से आजाद हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो सपोज करो जो क्रांतिकारी होते हैं, जो क्रांतिकारी वगैरह जो हमारे देश को आजाद कराए, तो वो लास्ट तक भले मर गए,
लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, और अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ने का ही ये परिणाम था कि हमारा देश आज़ाद हुआ। उनको पीछे हटना पड़ा जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। वो ये कह रहे हैं कि आदमी भले ही इंस्लैब्ड हो जाए लेकिन उसको अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो हम इंस्लैब होने वाले हैं, अब तो हम गुलाम होने वाले हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपनी संस्कृति, आप अपने लैंग्वेज को एज फास्ट जितना फास्ट हो सकता है, फास्ट का मतलब यहाँ तेज नहीं है, फास्ट का मतलब कस के पकड़ना है, मतलब अपने अंदर उसको कॉन्सिस्ट रखना, समाहित करके रखना भाषाओं को। कह रहा है कि इस भाषा को, अपनी भाषा को जितने अच्छे तरीके से कोई आदमी होल्ड करके रखेगा, ग्रैब करके रखेगा, ये मान के चलो कि वो अपनी उस प्रिजन से बाहर होने का की रखा हुआ है, यानी चाबी रखा हुआ है, वो निकल सकता है। अब देखो, आय कह रहा है कि देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने एक ग्रामर की बुक को खोला, हमारे लेसन को उन्होंने पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं तो बड़े हैरान चकित होकर के इस चीज को ग्रैब कर रहा था, टू सी, देख रहा था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितने अच्छे तरीके से मैं समझ रहा था। जब वो किताब को पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच के बड़ा हैरान था कि मैं बड़ी अच्छी तरीके से आज उन सारी चीजों को समझ रहा था। क्यों? क्योंकि आज मैं अटेंटिव हो गया था, मैं अलर्ट हो गया था उस चीज के लिए, मैं उसके लिए एंथुसियास्टिक हो गया था, है ना, उसको सीखने के लिए। कह रहे ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, जितना कुछ वो कह रहे थे ना, सब कुछ मुझे एकदम इजी लग रहा था। सो इजी, बहुत ही इजी लग रहा था। आई थिंक, जहां तक मैं सोचता हूं ना, टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, जहां तक मुझे लग रहा था कि उस चीज के लिए मैंने कभी उतना ही ज्यादा केयरफुली सुना ही नहीं था उनकी आवाज को। मुझे लग रहा है कि मैंने कभी उतने अच्छे तरीके से उनकी बात को सुना ही नहीं था आज जितने अटेंटिवली मैं सुन रहा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और शायद उन्होंने भी इस तरह से कभी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था जैसा वो आज कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड ये सोच रहा है कि शायद सर ने आज तक ऐसा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया था और मैंने इसीलिए उतना अटेंटिवली सुना नहीं था। आज ये भी अपने पूरे जी जान को लगा करके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और मैं भी अपने जी जान को लगा करके उस चीज को समझ रहा हूँ। शायद ये चीजें कोलैबोरेट कर रही हैं, इसलिए इतना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। आगे देखो, कह रहा है एवरीथिंग विथ सो मच पैशंस, सारी चीजों को मैं सुन रहा था और वो एक्सप्लेन कर रहे थे बड़े ही पेशेंस के साथ, सारी चीजों को बड़े ही ज्यादा पेशेंस के साथ, बड़े आराम से वो क्या कर रहे थे, डिस्क्राइब करते चले जा रहे थे, है ना। कह रहा है इट सिम्ड, ऐसा लग रहा था ना कि almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, लग रहा था कि जो बेचारे हमारे टीचर थे ना, वो वहां से जाने से पहले वो क्या करना चाहते थे, इस चीज को थोड़ा समझना बड़े अच्छे से। कह रहा है कि ऐसा लग रहा था मानो कि बेचारे हमारे जो टीचर थे ना, वो चाहते थे दे देना हम लोगों को जितना वो जानते थे बिफोर गोइंग अवे, हम लोगों से दूर जाने से पहले। ऐसा लग रहा था कि वो आज यहाँ जाने से पहले वो अपने सारे ज्ञान को हमको दे देना चाहते हैं, ऐसे पढ़ा रहे थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, ऐसा लग रहा था कि एक झटके में, एक स्ट्रोक में वो हमारे हेड्स का मतलब दिमाग, हमारे दिमाग में सारा चीज भर देंगे। ऐसा लग रहा था कि वो एक स्ट्रोक में चाह रहे हैं कि अपने सारे ज्ञान को इन बच्चों के अंदर डाल दूं मैं, इस तरीके से वो पढ़ा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हम लोग को एक लेसन राइटिंग में दिया गया, मतलब कुछ लिखने का अपनी भाषा में। कह रहा है कि दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज, उस समय एम हैमिल ने न्यू कॉपीज लाया हुआ था, नए नए पेपर लाए हुए थे हमको लिखने के लिए, हमारे लिए। कह रहा है कि रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, है ना, जिसमें लिखा हुआ था, छोटे छोटे राउंड हैंड में लिखा हुआ था, छोटे छोटे अक्षरों में, सुंदर सुंदर अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। क्या? फ्रांस अल्सास, मतलब वो जो पेपर लाए हुए थे उस पर छोटे छोटे ब्यूटीफुल हैंड में केवल फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। जैसे आप भी जिसको पसंद करते हो उसका नाम अक्सर लिखते रहते हो, कहीं कहीं ना कहीं हाथ पे लिख लोगे, कहीं कहीं लिख लोगे। तो अब इन लोगों को इतना ज्यादा प्यार उमड़ गया था ना फ्रांस और अल्सास से कि, और लॉरेन वगैरह से, कि वो बार बार उसी का नाम उस पेपर पे लिखे हुए थे और सभी बच्चों को देने वाले थे। आय कह रहा है कि जो वो नाम लिखे गए थे ना, उन नाम के लिए दे यूज हुआ है। कह रहा है दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे, मतलब जो लिखे हुए अक्षर थे वो छोटे छोटे फ्लैग के रूप में फ्लोटिंग कर रहे थे
तैर रहे थे इधर उधर उन पन्नों पर, अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, है ना। और कह रहा है एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में सब जगह पे वो फ्लोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड, जो लटके हुए थे एक रॉड से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप पे। अब देखो ये क्या कह रहा है, इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप ऐसे एक कॉपी को रखोगे ना, हर डिस्क पर कॉपी ऐसे ऐसे पड़ जाएगी, ऐसे ऐसे इस स्टाइल में, तो उसके चारों तरफ ऐसे पड़ेगी, तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे अक्षर में फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। अब मान लो पंखा वगैरह चलेगा या फिर कॉपी है तो हिलेगी ही, तो दूर से देखने में लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे, इसको झंडा कह दिया गया, इस शेप को, कॉपी के इस शेप को झंडा कह दिया गया है। और झंडे के चारों तरफ वो छोटे छोटे चीज फ्लोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, लगा था ऐसे तैर रहे हैं, हिल रहे थे इतने अच्छे तरीके से। वो जो नाम फ्रांस और अल्सास लिखे हुए थे, वही कह रहा है कि वो इतने सुंदर अच्छे तरीके से लिखे हुए थे ना फ्रांस और अल्सास के, लग रहा था कि हमारे पूरे स्कूल रूम में एक झंडा एक टॉप से लगा हुआ, मतलब डेस्क को टॉप कहा गया है, डॉस डेस्क के ऊपर टॉप के रूप में लगे हुए झंडे के रूप में और हिल रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से फ्लोटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था देखने में पूरे स्कूल रूम के अंदर, है ना। आगे देखो, आई कह रहा है कि यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए, यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था इस चीज को, तुम्हें सोचना चाहिए था इस चीज को कि एवरीवन सेट टू वर्क, किस तरीके से हर आदमी अपने काम में लगा हुआ था उस दिन, कितने अटेंटिव वे में हर आदमी अपने काम में लगा हुआ था ना, तुम्हें समझना चाहिए। मतलब रीडर के लिए कहा जा रहा है कि तुम कल्पना करके देखो कि उस दिन हर आदमी कैसे अपने काम में लगा हुआ था। कह रहा एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी उस क्लास में। कह रहा है द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, केवल पेन के स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी, मतलब लिखने की, जो हम लोग लिख रहे थे केवल उसकी ही साउंड आ रही थी और कोई साउंड वहां पे सुनाई नहीं दे रही थी। तो ओवर द पेपर्स, पेपर के ऊपर केवल पेन को घिसने की आवाज सुनाई दे रही थी। सम बिटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, कह रहा है कि कुछ कीड़े मकोड़े ना, बिटल्स मक्खियां वगैरह जो थी वो अंदर चली आई उड़ करके, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल्स्ट वन, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपनी कॉपी पे क्या बना रहे थे, फिश हुक बना रहे थे। जहां की ये कहानी है वहां पर फिश हुक कोई अपनी पर्सनल चीज होती होगी उनके संस्कृति में, उनके अपने उसमें, तो वो बना रहे थे बच्चे। और कह रहा है कि एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि वही फ्रेंच था, मतलब जो फिश हुक बना रहे थे ना, वो फिश हुक ही अपने आप में फ्रेंच हो गया हो, फ्रेंच इतना इंपॉर्टेंस उसका हो गया हो, इतने बच्चे अटेंटिवली उसको बना रहे थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस फिश हुक को ही फ्रेंच कह दिया गया यहाँ पे। आगे कह रहा है कि टू, वही था, कह रहा है ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, ऊपर ना छत पे कुछ कबूतर जो थे वो कूक कूक की गुटर गुटर की आवाज निकाल रहे थे, बड़ी स्लो आवाज निकाल रहे थे, लो वॉइस में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे सब जर्मनी में सॉन्ग गा रहे हैं। देखो इनको केवल जर्मनी हर जगह दिखाई दे रहा था क्योंकि अब इनकी भाषा इनसे जाने वाली थी, तो कबूतरों की आवाज भी इनको जर्मनी सुनाई दे रही थी। आय कह रहा है कि इवन द पिजन्स, क्या कबूतर भी जर्मन गा रहे थे। मतलब जितना मैं परेशान था, जितना छोटे बच्चे परेशान थे, लोग परेशान थे अपनी जा रही भाषाओं को लेकर के, क्या हमारे कबूतर भी इतने परेशान है जो जर्मन में गा रहे हैं। मैंने कबूतरों के लिए सुन लिया। कह रहा है whenever I looked up from my writing I saw M. Hamill sitting motionless in his chair, जब मैंने अपना राइटिंग समाप्त कर लिया तो मैंने ऊपर देखा और जो हमारे टीचर थे ना वो मोशनलेस, मतलब चुपचाप, लग रहा था कि उनके शरीर में जान नहीं है, अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। एंड गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक बार एक चीज पर गेज कर रहे थे, मतलब बहुत देर तक नजर डाल रहे थे। देन एट अनदर, उसके बाद दूसरी चीज पर, एक के बाद एक चीज पे बहुत देर तक नजर डाल रहे थे और देख रहे थे। एज इफ, मानो कि इस तरीके से देख रहे थे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे अपने माइंड में कि
अभी जैसी सारी चीजें किस तरह की दिखाई देती हैं उस छोटे से स्कूल रूम के अंदर। उस स्कूल रूम के अंदर सारी चीजें कैसी दिखाई देती हैं उन सबका तस्वीर अपने दिमाग में भर लेना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस तरीके से सारी चीजों को निहार रहे थे, बड़े आराम से देख रहे थे ताकि वो चीजें उनसे कभी भूले ना हो। कह रहा है फैंसी, कल्पना करो ना कि 40 years he had been there in the same place। 40 साल तक वो एक ही जगह पे रह गए थे। और कह रहा है कि with his garden outside, गार्डन के साथ, उनकी गार्डन के आउटसाइड में ही उनकी विंडो थी एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने ही उनकी क्लास थी। मतलब बाहर विंडो थी, घर से बाहर एक, मतलब घर में एक विंडो थी और उसके बाहर जस्ट क्या था, गार्डन था, और गार्डन के सामने ही उनका स्कूल था। मतलब इतनी सारी चीजें उनसे एकदम हार्टली जुड़ी हुई थी और इतने दिन वो वहां रह गए थे, अब उनको सारी चीजों को छोड़ के जाना पड़ता। तुम जरा कल्पना करके देखो कि उन्हें कैसा फील हो रहा था। कह रहा जस्ट लाइक दैट, ठीक इसी तरह तुम कल्पना करके सोचो कि अगर तुम भी वहां पर होते, तुम्हारा स्कूल होता, विंडो होता, तुम्हें कैसा लगता। कह रहा है कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ऑन स्मूथ। इस केवल जानते हुआ क्या, 40 साल में हुआ क्या था, जो डेस्क थे, बेंच थे ना, वो हैड बीन और स्मूथ, घिस करके स्मूथ हो गए थे, चिकने हो गए थे। कह रहा है कि द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, वॉलनट ट्री जो गार्डन में था, जो उन्होंने लगाया हुआ था ना, ओवर टॉलर, लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होप वाइन जो एक लता ऊपर चढ़ती है, जिसको उन्होंने खुद प्लांटेशन किया था अपने हाथ से। कह रहा है ट्वाइंड अबाउट द विंडो, है ना, जिसने जो क्या हो गई थी, दुगनी हो गई थी और विंडो के चारों तरफ हो गई थी, मतलब विंडो के चारों तरफ घेर ली थी। टू द रूफ, छत पर तक चली गई थी विंडो के चारों तरफ से घूम करके, और वो दुगनी हो गई थी जिनको उन्होंने लगाया था अपने हाथ से। कह रहे हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना उनका दिल टूटा होगा ना, सोच करके देखो उनका दिल कितना टूटा होगा। टू लीव इट ऑल, इस सारी चीजों को छोड़ करके, जिस चीजों को उन्होंने अपने हाथ से सींचा हुआ था, उन सारी चीजों को छोड़ के उन्हें कैसा लगा होगा, जरा कल्पना करके देखो। आगे देखो, कह रहा है कि पुअर मैन, बेचारे हमारे टीचर, to hear his sister moving about in his room above packing their trunks। सोचो जरा कैसा लगा होगा यह सुन करके कि उनकी सिस्टर मूव करने के लिए अपने रूम में ऊपर में पैकिंग कर रही थी अपने ट्रंक्स को। कह रहा है कि अपने ट्रंक को, अपने बॉक्सेस को, अपने बैग को पैक कर रही थी यहां से मूव करने के लिए, जाने के लिए। और ये सारी आवाज सुन करके उनको कैसा लगा होगा कि अब हम यहां से जाने वाले हैं। आप सोच सकते हो, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन ही उनको कंट्री छोड़ देना था, अगले दिन ही इस देश को छोड़ देना था, ये ऑर्डर आ चुका था। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा दुख उनको हुआ होगा इस बात का। लेकिन देखो, करा बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत थी कि हर एक लेसन वो सुन सकते थे, लास्ट तक, जाते समय तक हर एक लेसन को सुन सकते थे, मतलब हर बातों को सहन कर सकते थे, इतना उनके पास हिम्मत था। आफ्टर द राइटिंग, लिख लेने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री में एक लेसन हम लोगों ने पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, उसके बाद जो छोटे बच्चे थे वो चैंट कर रहे थे, जप रहे थे, बोल रहे थे अपने अक्षरों को, बा बेबी, ये सब सारे जो बच्चे बोल रहे थे उनकी आवाज यहाँ पे लिखी गई है। आया कह रहा है कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और नीचे रूम में ना नीचे पीछे रूम में ओल्ड हॉस्टर हैड पुट on his spectacles and holding his premier in both hands। पीछे हॉसर बैठे हुए थे और उन्होंने उस अपने चश्मे से देख रहे थे और उन्होंने होल्डिंग कर रखा था उस प्रीमियर बुक को अपने दोनों हाथों से। और कह रहा है स्पेल द लेटर्स विथ देम, और उन बच्चों के साथ वो भी लेटर को स्पेल कर रहे थे, बोल रहे थे, मतलब उन छोटे बच्चों के साथ बा बेबी वो भी बोल रहे थे। ये बा बेबी जो वर्ड देख रहे हो ना, ये इनके प्रीमियर बुक में होगा, जैसे हमारे यहाँ ABCD चलता है, वो इनके वर्ड्स हैं। आगे देखो, कह रहा है कि यू कुड सी, तुम देख सकते थे, तुम हॉसर को भी देख सकते थे कि वो रो रहे थे, क्राइम कर रहे थे उस समय। और कह रहा है कि हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन की वजह से उनकी वॉइस जो थी ना वो कांप रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी। कह रहा है कि इट वॉज सो फनी, बड़ा ही अजीब फनी महसूस हो रहा था।
तो सुन करके, ये बात सुन करके कि वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। बात यहाँ पर क्या है कि वो बुढ़े आदमी थे, इस तरीके से रो रहे थे ना कि वो फनी भी लग रहा था, और जब हम उनको देख रहे थे तो हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। हंसी आ रही थी उनके स्टाइल को देख करके, और रोना आ रहा था उनकी इमोशन को देख करके। आगे कह रहा है कि हाउ विल आई रिमेंबर इट, कितने अच्छे तरीके से मुझे आज भी वो सारी चीजें याद हैं। दैट लास्ट लेसन, वो हमारा लास्ट लेसन, वो जो हमारा लास्ट लेसन था वो मुझे आज भी कितने अच्छे तरीके से याद है, मुझे अभी कहीं भूलता नहीं है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से तभी चर्च की क्लॉक ने बताया कि 12 बज गया है, मतलब 12 बज गया। और कह रहा है देन द एंजलस, और तब क्या हुए, एंजलस हुए। एंजलस माने वहां के प्रेयर को कहा गया, वो प्रेयर होने लगी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, और उसी समय सेम मोमेंट में जो ट्रम्पेट थे प्रशियन के सोल्जर के, वो बजने लगे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और वो इसलिए बज रहे थे कि वो रिटर्न हो रहे थे ड्रिल से, यानी उन्होंने अपनी ड्रिलिंग भी खत्म कर ली, वो निकल रहे थे उधर से, और वहां से ट्रम्पेट बजने लगे, बड़े बड़े जो सहनाई जैसे होते हैं ट्रम्पेट बजने लगे, और उस समय प्रेयर हो रही थी। आए कह रहा है साउंडेड अंडर आवर विंडो, ये सारी की सारी आवाज हमारे विंडो के अंदर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पैल, एम हेमल खड़े हो गए और एकदम पीले पड़ गए थे, एकदम पीले हो गए थे, मतलब बहुत दुख से आदमी पीला हो जाता है, या बीमारी से तो उसे पैल कहते हैं। बहुत पीले पड़ गए थे, अपने चेयर में खड़े हो गए, वो चेयर से खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैं उनको उस तरीके से कभी नहीं देखा था। देखो यार, टाल का मतलब लंबा मत समझ लेना, यहाँ बहुत दुखी है। मैंने उतना दुखी उन्हें कभी नहीं देखा था, जब वो खड़े हो गए तो दिखाई दे रहे थे। क्या कहा उन्होंने, माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा आई आई आई। अब यहाँ पे आई आई कह के वो रुक गए, बोल नहीं पा रहे थे, वैसिलेट कर जा रहे थे दुख के मारे। कह रहा है कि बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज ऐसी थी ना जो उनके गले को चोक कर दिया, रूंध दिया, मतलब बांध दिया, वो बोल नहीं पा रहे थे। और ही कुडंट गो ऑन, आगे मूव नहीं कर पाए, मतलब आगे बोल नहीं पाए, अपनी बात को समझा नहीं पाए। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये बात इतना बोल नहीं पाए, देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, टुक अ पीस ऑफ चॉक, चाक का एक टुकड़ा ले लिए, एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपने पूरे शक्ति के साथ उसे बियर कर रहे थे, मतलब उस चॉक के टुकड़े को पूरी शक्ति के साथ, मतलब उसको उठा रहे थे। अब देखो, एक छोटे टुकड़े को पूरी शक्ति के साथ, पूरे माइट के साथ कोई उठाएगा, इसका मतलब वो एकदम शिथिल हो गए थे, उनके शरीर में जान नहीं बच गई थी, इतने दुखी हो गए थे, और पूरे शक्ति के साथ उसको बियर किए, पकड़े, होल्ड किए रहे। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो इतना बड़ा बड़ा लिखे जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने, वाई लव फ्रांस, भगवान इस फ्रांस की रक्षा करें, भगवान इस फ्रांस पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें, मैं तो ये चाहता हूं, यही उन्होंने लिखा। और कह रहा है देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो लिख करके रुक गए और उन्होंने झुका दिया, लीन कर दिया अपने हेड को अगेंस्ट द वॉल, यानी वॉल के ऊपर ऐसे टिका दिए अपने सर को एकदम से, बहुत ही दुखी वे में। और कह रहा है एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक वर्ड के, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने एक गेस्चर बनाया, मतलब हाथ, अपने हाथ को हिलाया हम लोगों की तरफ, एक बार कोई शब्द नहीं बोला। और क्या कहा, स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, उन्होंने कहा कि स्कूल डिसमिस हो गई है, आप जा सकते हो। अब देखो, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसको हम टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उससे जरूर उसमें जुड़ जाना, क्विज वगैरह भी हम देते रहते हैं। और उसमें जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, और आप उस पर लिख करके ना, आंसर लिख करके और टेलीग्राम में ही शेयर करना, हम उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।